जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम अकेडमी में स्वागत है। चलिए आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लाए हैं जिसके माध्यम से आप जितने भी कंपटीशन के एग्जाम बहुत आसानी से बीट कर सकती हैं। और ये क्विज का वीडियो चलता रहेगा जब तक आपका पेट का एग्जाम नहीं हो जाता है। क्लियर है? चलिए आइए, तो सबसे पहला यहाँ पर जो है केकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। केकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है। तो केकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, फिर उसको आपको बता देना है लिमिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। लिमिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले केकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा मानव सुंदरता का अध्ययन करते हैं। मानव सुंदरता का याद रहेगा ना। अब इसके बाद लिमिनोलॉजी में तो आपका जवाब हो जाएगा चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। समझ रहे हैं ना। तो चंद्रमा का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा चंद्रमा का अध्ययन लिमिनोलॉजी, मानव सुंदरता, केकोलॉजी। क्लियर है ना। ये जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बोलता जाएंगे सब नोट डाउन करते चलेंगे। अब उसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था लेवाशिए ने। किसने दिया था भैया, लेवाशिए ने। याद रहेगा सबको ना, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया लेवाशिए। क्लियर है। अब अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगर आपसे कह दिया जाए बताइए महात्मा बुद्ध ने, किसने भैया, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो आपका जवाब हो जाएगा सर्वाधिक दिया था श्रावस्ती में। कहाँ पर दिया था, श्रावस्ती में। चलिए बात करते हैं महात्मा बुद्ध की। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी। कब बोलेंगे भैया, 563 बीसी। अच्छा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी। बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, अर्थात भगवान ईसा मसीह के जन्म के पहले। क्लियर है बात ना। अब दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान देना है, ये देखेंगे वाइप ऑफ कर दिया जाता है। चलिए अब है बताइएगा भारतीय संविधान के किस भाग को, भारतीय संविधान के किस भाग को क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कौन सा कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा भाग 3 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अर्थात क्या हो जाएगा, मूल अधिकार। अगर बात करें कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है, तो आपका जवाब कितना हो जाएगा 7। ये मूल संविधान की बात हो रही है। किस संविधान की भैया, मूल संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैग्ना कार्टा सर्वप्रथम किस देश में, तो आपको पता होना चाहिए 1215 ईस्वी में। कब भैया, 1215 ईस्वी में। कहां पर, तो आपका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन में। ब्रिटेन के शासक कौन थे भैया, जॉन सम्राट। कौन था भैया, जॉन सम्राट। तो जॉन सम्राट ने सर्वप्रथम लागू किया था 1215 में। क्या, मौलिक अधिकार, अधिकार परीक्षा मौलिकों के लिए। ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने शासक को अधिकार, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के कारण फांसी दे दिया था, किस, क्या नाम है भैया, फ्रांस। ठीक है, याद रहेगा ना, फ्रांस। तो फ्रांस, लुई 16वें को फांसी दे दिया गया था। आपको पता होना चाहिए क्यों, क्योंकि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन किए थे। क्लियर है ना। तो देख लेंगे यहाँ पर फ्रांस की बात है, तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगा, पेरिस। क्या हो जाएगा, पेरिस। पेरिस किस नदी के तट पर है, तो सेन नदी के तट पर है। ये आपको पता होना चाहिए। फ्रांस एक ऐसा देश है, आपको पता होना चाहिए, जहाँ पर क्या है, आइए, विश्व की सबसे अच्छी किस्म की शराब पाई जाती है जिसका नाम है शैंपेन। क्या नाम है बाबू, शैंपेन। तो शैंपेन सबसे अधिक कहाँ पर तो पाई जाती है, तो फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का भी देश कहा जाता है। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न आपको देते हैं, आप कमेंट करेंगे सभी लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपको ये बताना है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति किससे प्राप्त होती है, तो आपका जवाब हो जाएगा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 213 से। कहां से भैया, 213 से। अगर कह दिया जाए राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो यह आर्टिकल कितने में वर्णित है, 123 में वर्णित है। किसमें वर्णित है, 123 में वर्णित है। क्लियर है ना। चलिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। चलिए थोड़ी सी हम बात करते हैं भारतीय संविधान में वर्णित भाग।
तो भाग एक क्या है, भारत व उसके संघ राज्य क्षेत्र, भारत व उसके संघ राज्य क्षेत्र, संघ व उसके राज्य क्षेत्र कह लेंगे, संघ व उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, भारतीय संविधान में भारत का नाम क्या वर्णित है, तो आपका जवाब हो जाएगा भारत या इंडिया। क्या नाम है, भारत या इंडिया, ये आप ध्यान देंगे। अच्छा, संघ व उसके राज्य क्षेत्र या भारत व उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बाद अगर यहीं पे हम भाग 8 की बात कर लें तो यहाँ पर व उसके हटा देना है, तो संघ राज्य क्षेत्र भाग कितने में है, संघ राज्य क्षेत्र, मिलता जुलता है, गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो भाग 1 है संघ व उसके राज्य क्षेत्र, भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। क्लियर है ना। चलिए, अच्छा यहीं पर आपको याद रखना है भाग 7 को कब निश्चित किया गया, तो भाग 7 को किस संविधान संशोधन द्वारा, तो आपका जवाब हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आपका डेट क्या हो जाएगा 1956, क्या भैया, किस अधिनियम द्वारा, 1956। 1956 में याद रखे रहना 14 राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। कितने राज्यों का, 14 राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 14 राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, तो क्या जवाब देंगे, अधिनियम 1956 के तहत। 14 राज्यों का पुनर्गठन कब, अधिनियम 1956 के द्वारा। क्लियर है ना। अगर आपसे दूसरी बात पूछा जाए, 14 राज्यों का पुनर्गठन हुआ, भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश भैया, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश को याद रखना है, एपी, क्या, आंध्र प्रदेश। ये भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था, भाषाई आधार पर, ठीक है। अच्छा, पूछ लिया जाए कब हुआ था, तो आपका जवाब हो जाएगा 1953 में। कब भैया, 1953 में। क्लियर है ना। चलिए, यहीं पर आप बात करेंगे यूपी की। उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस, ठीक है। यानी 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाएगा। किसका स्थापना दिवस, तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। चलिए, 24 जनवरी की बात आई है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी देखते हैं। तो 24 जनवरी 1950 को ही, ठीक है, 1950 को भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संविधान द्वारा किसे अपनाया गया, तो इधर ध्यान देंगे, राष्ट्रगान को। किसको भैया, राष्ट्रगान को, ठीक है। और साथ में राष्ट्रगान के साथ आपको याद रखना है राष्ट्रगीत को भी, ठीक है। राष्ट्रगान और वंदे मातरम बोलेंगे, ठीक है, या राष्ट्रगीत करेंगे, ठीक। क्लियर पॉइंट ना। अच्छा, कब अपनाया गया था राष्ट्रगान को, तो 24 जनवरी 1950 को। एक पॉइंट याद रखना है, राष्ट्रगान की संक्षिप्त अवधि, कौन सी अवधि बाबू, संक्षिप्त अवधि, यानी इसको संक्षिप्त में गाने की अवधि कितना है, ठीक है। तो संक्षिप्त में मात्र 2 पद गाया जाता है, पहला और अंतिम, अर्थात पहला और 5वां पद। कुल कितने पद है, ये भी आपको यहीं पर याद हो जाएगा, 5 पद है, जो बचपन से याद होगा। पहला और 5वां पद संक्षिप्त अवधि में गाया जाता है, जिसके गाने की अवधि 20 सेकंड है। कितना सेकंड है बाबू, 20 सेकंड, याद रहेगा ना। अगर आपसे कह दिया जाए राष्ट्रगान जनगण मन गाने की पूरी अवधि कितना है, तो आपका जवाब हो जाएगा 52 सेकंड। ये तो याद ही रहा होगा बचपन से, ये वाला पॉइंट आप ध्यान देंगे। राष्ट्रगान को संक्षिप्त गाने की अवधि क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा 20 सेकंड। अच्छा, कौन कौन सा पद गाया जाता है, तो पहला और 5वां पद गाया जाता है। क्लियर पॉइंट ना। उम्मीद करते हैं स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से आप डेली जो है एक वीडियो देख लेते हैं, ये समझ लीजिएगा आप अच्छा खासा पीट के आएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अगर ऐसी ही वीडियो आपको मैथ में चाहिए, ठीक है, रिवीजन की, रीजनिंग पे चाहिए, तो आप लोग कमेंट करेंगे, सारा सेशन में आपको मिलेगा। क्लियर है पॉइंट। अगर ऐसी भी वीडियो आपको मैथ, रीजनिंग, किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए, तो आप बोलेंगे फिलहाल ये जीएस का रिवीजन करा रहे हैं। क्लियर है। अगर आपको देखना है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ये आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया कब, तो आपका जवाब हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। कब भैया, 22 जुलाई 1947 को। क्लियर है। तो 22 जुलाई 1947 को किसको अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। चलिए, अब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया तो बताएंगे राष्ट्रीय ध्वज में जो अनुपात होता है वह कितना अनुपात होता है, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज में जो अनुपात होता है झंडे का वह होता है 3:2 का।
अर्थात लंबाई और चौड़ाई के बीच जो अनुपात हो जाएगा वह 3:2 का अनुपात होगा। क्लियर है ना। अब आपको सारी चीजें पता है कि ये चीज यहाँ पे कॉमन फैक्ट जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए इसके वास्तुकार कौन है, डिजाइनकार कौन है, वास्तुकार नहीं, ठीक है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। अब आप बोलेंगे वेंकैया पिंगली, क्या बोलेंगे, वेंकैया पिंगली, एक बार नाम लेंगे साथ में, वेंकैया पिंगली जी, कौन है भैया, वेंकैया पिंगली। क्लियर पॉइंट ना, वेंकैया पिंगली। तो राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई चौड़ाई में अनुपात 3:2, इसके डिजाइनकार कौन है, वेंकैया पिंगली, याद रहेगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। अब आपको बताना है, बताइएगा विटामिन सी की सबसे अच्छी मात्रा कहाँ पर मिलती है। तो विटामिन सी की सबसे अच्छी मात्रा कहाँ पर मिलेगी, आंवले में मिलेगी। अगर आंवले का रस ले लेते हैं, किसका रस भैया, आंवले का रस, आंवले का रस, और आंवले का रस कितना है, 100 ग्राम मान लीजिएगा, तो इसमें 921 मिलीग्राम, कितना भैया, 921 मिलीग्राम विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, विटामिन सी होती है। अच्छा एक चीज, अगर आंवले का हम क्या लेते हैं, आंवले का गूदा ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना, आंवले का गूदे का मतलब, तो आंवले का गूदे अगर ले लेते हैं, इस गूदे में कितना होता है, तो 779 समथिंग, ठीक है, क्या होता है, ये विटामिन सी की मात्रा मिली रहेगा, ये ध्यान में समझ रहे, मिलीग्राम रहेगा। क्लियर है। 100 ग्राम में अगर 100 ग्राम आप आंवले का रस लेते हैं, ठीक है, तो आंवले का रस लिया करिए, ठीक है। और एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो विटामिन सी होती है इसको बॉडी में स्टोर करके नहीं रखा जाता है, ये बॉडी में स्टोर नहीं होता है, आप खाते हैं फिर आपके यूरिन मार्ग से ये बाहर निकल जाता है। अगर आप रेगुलर आंवले का चूर्ण या विटामिन सी किसी भी माध्यम से ले रहे हैं तो आपके चेहरे पे चमक अच्छी खासी रहेगी, ये विशेष ध्यान देंगे। क्लियर है ना, और आपके सोचने समझने की क्षमता भी अच्छी रहेगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब आपको बता देना है, बताएंगे आप लोग, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था भैया, कहाँ पर हुआ था, आइए ध्यान देते हैं। तो इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडलग्राम में, कहाँ पर भैया, वैशाली के कुंडलग्राम में, याद रहेगा। कंफ्यूजन होता है कहाँ पर, महावीर स्वामी का जन्म, फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध का, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो एक चीज यहाँ पे याद रखना है, ये जो महात्मा बुद्ध जी हैं, महात्मा बुद्ध जी अपने जन्म के अब जब वो सबसे पहली बार निकलते हैं अपने घर से, ठीक है, कब निकलते हैं, 32 वर्ष की अवस्था में। अच्छा इस घटना, ये घटना कौन सी थी, गृह त्याग, गृह त्याग की घटना को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा अश्व से रिप्रेजेंट करते हैं। महात्मा बुद्ध अपने घर से जब गृह त्याग देते हैं, मतलब अपने घर से चले जाते हैं, कब जाते हैं, 32 वर्ष की अवस्था में, तब यह घटना क्या कहलाती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अश्व से। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है ना। अच्छा एक चीज और आपको ध्यान देना है कि यह 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जी कहाँ पर गए थे, तो सबसे पहले यह वैशाली गए। वैशाली में इन्होंने किससे मिला, महात्मा बुद्ध जी की बात कर रहा हूँ, महात्मा बुद्ध जी की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये केवल मैंने महावीर स्वामी का जन्म बताया है वैशाली, और उसके बाद यहीं से रिलेट कर दे रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो महात्मा बुद्ध जी सबसे पहले वैशाली गए, कहाँ गए, जहां पर उनका जन्म हुआ था, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, तो याद करने में आसानी रहेगी, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो यही सुन लेंगे, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था बाबू, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, याद रहेगा सबको ना, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था, तो आपका जवाब हो जाएगा महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। क्लियर है। अच्छा महात्मा बुद्ध जी के पिता का नाम क्या था, तो आपका जवाब हो जाएगा, इनके पिता का नाम क्या था भैया, शुद्धोधन, क्या बोलेंगे आप लोग, शुद्धोधन। अच्छा जबकि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, क्या नाम था, सिद्धार्थ। थोड़ा सा कंफ्यूजन का पॉइंट ये आता कहीं महात्मा बुद्ध तो नहीं, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बाबू, तो आप कहेंगे इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, क्या, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कि ये वाले सिद्धार्थ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है ना। अब दूसरी चीज जो आपको ध्यान देना है बाबू, आइए ध्यान देते हैं। चलिए कपिल वस्तु के लुम्बिनी में जन्म हुआ था, तो बताइएगा शुद्धोधन किस कुल के थे, ये शाक के कुल के थे। महात्मा बुद्ध किस कुल के हुए, शाक के कुल के, याद रहेगा, महात्मा बुद्ध किस कुल के हुए, शाक के कुल के। अगर कह दिया गया महात्मा बुद्ध किस वंश के थे, सॉरी किस गोत्र के थे, तो आपका जवाब हो जाएगा गौतम। क्या बोलेंगे बाबू, गौतम। तो कुल क्या बोलेंगे, जल्दी कमेंट करिए, कुल
शाक्य कुल। ठीक है। अगर पूछा जाएगा इनका गोत्र बताइए तो गो से गोत्र, गो से गौतम बता देंगे, किसका? महात्मा बुद्ध जी का। क्लियर पॉइंट ना। अब ये जब सबसे पहले कहा जाते हैं, थोड़ी सी चर्चा पूरी कर देते हैं इनकी, आइए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा प्रश्न ही बनता है। शुद्धोधन पिताजी का नाम हो गया, महात्मा, देखिएगा इसको वाइप ऑफ कर दे रहे हैं, ये अब रिलेट करके भी पूरा बताएंगे। तो महात्मा बुद्ध जी के माता जी का नाम क्या था? तो महामाया। क्या नाम था बाबू? महामाया, या बोलेंगे माया देवी। क्या? माया देवी। याद रहेगा सबको ना? जल्दी बोलेंगे। अच्छा, अब महामाया माया देवी, इनके पुत्र का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? तो सबसे पहले पत्नी जी को देख लेते हैं। पत्नी का नाम था भद्रकच्छा गोपा, सब लिख लेंगे आप लोग, भद्रकच्छा गोपा, ठीक है, सुभद्रिका। ये सिर्फ एक ही लोग हैं, नाम इनका कही है, ठीक है, एक ही लोग हैं, समझेंगे आप, ठीक है। भद्रकच्छा, गोपा, गोपिका, ठीक है, ये सब नाम था इनका। आइए, 28 वर्ष की अवस्था में इन्हें पुत्र राहुल की प्राप्त होती है। राहुल का अर्थ क्या होता है? बंधन। राहुल का अर्थ क्या होता है बाबू? बंधन राहुल का अर्थ होता है, याद रहेगा ना। अब आप देखेंगे जब सबसे पहले ये कहाँ जाते हैं, वैशाली बताया गया था ना, वैशाली पहुंचे, और वैशाली पहुंचने पर किससे मिले? आचार्य आलार कलाम से। आचार्य आलार कलाम। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि इनके प्रथम गुरु का नाम क्या था? आचार्य आलार कलाम, ठीक है। इनसे इन्होंने कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो आपका जवाब हो जाएगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन, ठीक है, ये पहले गुरु थे। जब यहाँ पर भी इन्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई तो ये दूसरे गुरु इनके कौन से बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन बनेगा? तो आइए देखिएगा, इनके दूसरे गुरु थे रुद्रक राम पुत्र। रुद्रक राम पुत्र, याद रहेगा ना। अब रुद्रक राम पुत्र इनके दूसरे गुरु थे, इनसे इन्होंने कौन सी शिक्षा ली थी? संग नवयातन, ठीक है, नवयतन, ठीक है, याद रहेगा। कई बार पूछा गया प्रश्न है, दूसरे गुरु पहले गुरु, ठीक है। अच्छा, ये जब शिक्षा दीक्षा, मतलब अब इनको जब ज्ञान की प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ज्ञान की प्राप्ति होती कहाँ पर है? पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। तो ज्ञान की प्राप्ति को पूछा जाता है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, तो पीपल वृक्ष किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष से, ये आपको पता होना चाहिए। आइए, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई। और एक चीज, सबसे पहले ये जो देना चाहते थे शिक्षा, वह आचार्य आलारकराम और रुद्रक रामपुत्र को, अर्थात अपने गुरुओं को बताना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक इनके गुरुओं की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु होने के कारण ये सबसे पहली बार, वैसे आपको ये पता होना चाहिए उपदेश देना ही नहीं चाहते थे शुरुआत में, ठीक है, लेकिन बाद में इनकी इच्छा होती है, देना शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले 5 लोगों को देंगे उनका नाम आप लोगों को बताया गया है। क्या क्या नाम है? तो आइए देखेंगे यहाँ, महानाम, असज्जी, भदीय, वप्पा, ये कौन सा है? महानाम, असज्जी, भदीय, ये भदीय, क्या बोलेंगे? भदीय। चलिए, एक नाम क्लियर नहीं हो पा रहा माइंड में, अभी निकलेगा तो बोल दिया जाएगा। आइए अगला देखते हैं। चलिए, तो अब इनको जब ज्ञान की प्राप्त होती है, ज्ञान दे दिए, तो पूछा जाता है सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए। अच्छा, अब यहाँ से महात्मा बुद्ध की कुछ घटनाएं और आपको याद रखना है। महात्मा बुद्ध जी जब माँ के गर्भ में आए, महात्मा बुद्ध, तो यह घटना किससे प्रतीक, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आप कहेंगे साण एवं कमल। क्या बोलेंगे? साण एवं कमल। कमल लिखेंगे, कलम नहीं, कमल। क्लियर है? अगर कह दिया जाए, बताइए, महात्मा बुद्ध जी ने, महात्मा बुद्ध जी जब प्रथम उपदेश दिए, इसको क्या नाम देते हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिया? तो आपका जवाब हो जाएगा पाली। किस भाषा में दिया? पाली। आइए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हर जगह से प्रश्न उठा के आपको बताया जाएगा, इजी रहेगा, एकदम सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा। चलिए, थोड़ा से दूसरी जगह से प्रश्न रख दिए जाते हैं। अब प्रश्न रख दिए जाते हैं, थोड़ा से फिजिक्स से भी रख दिए जाते हैं। आइए, तो सबसे पहले आपको बता देना है, आप पहला प्रश्न ये बताएंगे कि फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम हो जाएगा? सर आइजैक न्यूटन। अगर पूछ लिया जाए
गति विषयक नियम किसने दिया? गति विषयक नियम किसने दिया? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन। अगर बोला जाए गति विषयक नियम, एक चीज आपको ध्यान देना है, गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया, किस पुस्तक में दिया? तो जवाब क्या दे देंगे आप लोग? प्रिंसिपिया। इसमें दिया प्रिंसिपिया। कब हुआ था? 1687। क्लियर है ना? चलिए प्रकाश की बात कर लिया जाए तो प्रकाश के चाल की खोज किसने किया? प्रकाश के चाल की बात कर रहा हूं, तो प्रकाश की चाल की खोज किसने किया था? तो आइए, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, प्रकाश के चाल की खोज किया था रोमर ने। किसने किया था बाबू? रोमर ने किया था। ठीक है, कैसे किया था? तो बृहस्पति और गैनीमीड की सहायता से, बृहस्पति और गैनीमीड की सहायता से, गैनीमीड की सहायता से, याद रहेगा ना? जल्दी बोलिए। बृहस्पति और गैनीमीड की सहायता से ही प्रकाश के चाल की खोज रोमर ने किया था। गैनीमीड क्या है? तो पूरे सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है, उसी का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। समझ रहे हैं बात को ना? तो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। क्लियर है ना? अगर वर्तमान समय में पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, तो बृहस्पति मत लगाइएगा, बृहस्पति के पास 67 थे, 12 और मिले तो इसकी संख्या कितना आ गई? 79। ठीक है, और आपको एक बात पता होना चाहिए, शनि के पास 62 थे, 20 और मिले, इनकी संख्या कितनी हो गई? 82। बात समझ में आ रही है ना? जल्दी बोलेंगे। किसी को कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? ठीक है भैया, कोई बात नहीं, देखते चलेंगे आप लोग आराम से। कोई भी टॉपिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कमेंट करेंगे, अगले वाले रिवीजन में उसी से आपको रिवीजन कराया जाएगा। ठीक, कोई भी पॉइंट तकलीफ कर रही हो तो आप कमेंट करेंगे, वहां से ही प्रश्न उठाया जाएगा। वहां से एक प्रश्न उठा के सारी की सारी चीजें जो आपके एग्जाम में बनने की संभावना रहेगी सब बताया जाएगा। क्लियर है ना? आइए दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए रखा जा रहा है। चलिए आप बताएंगे, चीनी और नमक को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? चीनी और नमक को किस विधि द्वारा बाबू? रवाकरण विधि द्वारा अलग करते हैं। चलिए आप बताएंगे, हाँ क्या नाम है, कपूर को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो कपूर को, तो आपका जवाब हो जाएगा कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। किस विधि द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। रवाकरण प्रक्रिया क्या होती है? इसमें किस अल्कोहल का प्रयोग होता है? तो आपका जवाब हो जाएगा इसमें एथिल अल्कोहल। एथिल क्या होता है? C2H5, अल्कोहल OH, अर्थात एथिल अल्कोहल। याद रहेगा ना? एथिल अल्कोहल में चीनी और नमक के मिश्रण को मिलाकर उसको 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। कितना बोलेंगे? 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। उसके बाद उसे पुनः ठंडा कर लेंगे, तो जो नमक होता है उस पर रवाकरित हो जाता है, फिर उसको झाड़ कर निकाल लेते हैं। बात समझ में आई ना? तो किस अल्कोहल का? एथिल अल्कोहल का कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे? 75 डिग्री सेल्सियस पे चीनी और नमक करें। क्लियर पॉइंट ना? जल्दी बोलेंगे आप सभी लोग, ठीक है। आसुत जल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? जल्दी बोलेंगे। तो आसुत जल आपका जवाब हो जाएगा आश्वन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा बाबू? आश्वन विधि द्वारा। क्लियर है पॉइंट? वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, आइए आगे से चलते हैं, क्योंकि अब आप लोगों के प्रेम की जरूरत हमें भी है भाई। ठीक, मेहनत किया जा रहा है, बहुत मेहनत की जा रही है, लेकिन अभी जिस हिसाब से मेहनत की जा रही है रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो थोड़ा से आप लोग ध्यान दीजिए इसका। बाकी जब आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद ही करेंगे। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। आगे अब जो आपको बताना है वह ये प्रश्न है आप लोगों के सामने, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट जरूर करते रहना सबको, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको बता देना है, पानी में क्षण का टेढ़ा दिखाई देना, क्षण का टेढ़ा दिखाई देना ऊपर लिख दे रहे हैं, तो कौन सी घटना होती है? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, फिर अपवर्तन, अपवर्तन। आइए सारी चीजें यहीं पे क्लियर करते चलेंगे। ध्रुवण, विवर्तन। आइए
तो चलिए, आपको जो ध्यान देने वाली बात है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो सबसे पहले देखिएगा, ये टच मत करना, क्या हो जाएगा, अपवर्तन क्या हो जाएगा, धोखा, क्या हो जाएगा, धोखा। तो जो कोई चीज ऐसी हो जो आपको धोखा लगे, मतलब हकीकत ना हो, तो वहां पर अपवर्तन हो जाएगा। जैसे क्या पानी के अंदर क्षण टेढ़ी हो जाती है, क्या पानी उसको टेढ़ा कर देता है, तो आप बोलेंगे नहीं, और नहीं करता, इसका मतलब ये क्या हो गया, धोखा। अगर ये धोखा हो गया तो आप बोलेंगे अपवर्तन। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए बताइए तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना है, तो क्या तारे टिमटिमाते हैं, वास्तव में आप कहेंगे नहीं टिमटिमाते, तो धोखा हो गया। क्लियर है ना। विवर्तन क्या, अच्छा परावर्तन क्या होता है, पहले आप देखेंगे परावर्तन के सिद्धांत पर क्या होता है। कोई प्रकाश आया, प्रकाश का परावर्तन करे, ठीक है, तो प्रकाश आया, टकराया और वह किसी भी एंगल पर वापस हो गया, यह घटना क्या कहलाती है, जैसे सपोज दैट प्रकाश आया, टकराया, वापस चला गया। समझ रहे हैं ना, एक माध्यम नहीं, चेंज माध्यम नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप अपवर्तन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर प्रकाश और उसी माध्यम, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई चीज है, टकराया, वापस चला गया, तो क्या हो गया आपका, अब परावर्तन हो गया। अब यही चीज आपको पूछी जाती है, बताइए जो स्टैथोस्कोप, क्या बोलेंगे, स्टैथोस्कोप, स्टैथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्टैथोस्कोप किसके, ध्वनि के परावर्तन पर, ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। कैसे, आप स्टेथोस्कोप, जिसको आप आला बोलते हैं, ऐसे लगाते हैं हृदय के पास, चलिए आपने हृदय के पास लगाया, अब वहां पर टकराई, फिर उसके बाद क्या होगा, वह वापस जाती है, वापस जाने के बाद आप माध्यम लगाए रहते तो आपके कान तक चली जाती है। समझ में आई बात ना। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टैथोस्कोप की खोज किसने किया था, तो आपका जवाब हो जाएगा रेनी लेनी ने किया था। किसने किया था बाबू, रेनी लेनी ने किया था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, रेनी लेनी ने किया था। जल्दी बोलो। चलिए अब यहाँ पर कोई चीज जैसे बोल दिया जाए कि रुपयों का तल से ऊपर दिखाई देना, आप कहेंगे अपवर्तन। चलिए ध्रुवण क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से टकराकर दूसरे माध्यम में, अब आप देखेंगे जैसे पहले प्रैक्टिकल वाली चीज, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप कांच के उस तरफ है, सफेद कांच है, प्रकाश की रोशनी, अब प्रकाश आया तो आप देखेंगे उधर जाकर और भी चकाचौंध उत्पन्न कर देता है, तो यह घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जब भी कभी आप गाड़ी में बैठे रहिए, अगर आपको देखेंगे कि रोशनी आ रही तो सिंपल सी बात है, आप शीशा ओपन ही मत करिए, रोशनी आने दीजिए। अगर आप शीशा ओपन कर देंगे तो आपको और भी तकलीफ होगी। समझ रहे हैं ना, इस घटना के कारण। तो आपका जवाब हो जाएगा ध्रुवण। एक वर्ड यहाँ पर और लिखा गया था, विवर्तन। क्या विवर्तन क्या होता है, प्रकाश का किसी माध्यम से टकराकर और उसी माध्यम में थोड़ा सा तिरछा चला जाना, तो क्या कहलाता है भैया, आपका जवाब हो जाएगा विवर्तन। विवर्तन की घटना मैं दिखा रहा हूं। अच्छा ये थोड़ा से दूसरे अंदाज में दिखाना पड़ेगा, अगर आपको दिखाई देगा तो ठीक है। अच्छा अब पीछे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो परछाई है, ये प्रकाश टकरा रही है और तिरछे जा रही है, वास्तव में इसका मार्ग देख रहे हैं कैसे है। अब ये जो हाथ है, हाथ के सामने इसका मार्ग है, लेकिन यहाँ पर देखिए, समझ रहे हैं ना, कि टकरा कर दूसरे माध्यम, मतलब क्या कर रहा है, तिरछा चला जा रहा है। अब ये जब तिरछा चला जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये विवर्तन हो गया। तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर तिरछा चला जाना ही क्या कहलाता है, तो आपका जवाब हो जाएगा विवर्तन। अब आपसे पूछा जाएगा प्रकाश कैसे गति करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ये आपको ध्यान रखना, सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है। और एक चीज आपसे पूछा जाता है, प्रकाश और ध्वनि में अंतर क्या है, प्रकाश और ध्वनि। तो मुख्य अंतर आपको ये पता होना चाहिए, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश बिना माध्यम के चल सकता है। चल सकता क्या है, चलता ही है बिना माध्यम के। ठीक है। लेकिन बोला जाता है कि जो प्रकाश है एक काल्पनिक माध्यम ईथर, काल्पनिक माध्यम ईथर की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न बोलेगा प्रकाश और ध्वनि में मुख्य अंतर क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो ध्वनि है वह बिना माध्यम के नहीं चल सकती है, लेकिन प्रकाश बिना माध्यम के चल सकता है। अगर ध्वनि की गति पूछा जाए तो सबसे अधिक ध्वनि की गति ठोसों में होती है, ठोस के बाद यह द्रव होती है, द्रव के बाद क्या होता है, इसमें गैस में होती है। तो ध्वनि की सबसे अधिक चाल किसमें होगी, तो आप कहेंगे ध्वनि की सबसे अधिक चाल ठोस में होगी, दूसरे क्रम पे क्या आ जाएगा, द्रव में होगी, फिर किसमें होगी, गैस में होगी। क्लियर है। तो जो चीज जितनी ही ठोस रहती है ध्वनि की चाल उसमें उतना ही अधिक होती है।
प्रकाश और ध्वनि में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। समझ रहे हैं ना? जल्दी बोलेंगे आप लोग। चलिए, प्रतिध्वनि के लिए कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो किसी चीज को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए जो कानों को समय लगता है, किसी चीज को समझने के लिए जो मस्तिष्क को समय लगता है, उन चीजों में जो अंतर होगा वह कितना होता है? 1/10 सेकंड का होता है। कितना होता है? 1/10 सेकंड का होता है। चलिए, ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल्दी बोलेंगे। तो ध्वनि की चाल कितनी होती है? जल्दी बोल देंगे आप लोग। ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। इसकी ये चाल होती है। अब बताइएगा, हमने बोला प्रतिध्वनि, इको साउंड। क्या बोला? प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि अर्थात इको साउंड के बारे में बताना है। प्रतिध्वनि आप जानते हैं कि नहीं? जैसे आप खाली प्लेस पे जाते हैं, तब वहां पे आप चिल्लाते हैं, किसी का नाम लेके, हो सकता है कोई आपका अपना हो, ठीक है, सोना सुग्गा मसो जो भी हो, तो वहां पे आप चिल्लाते हैं ना, तो आपकी आवाज देखते टकरा के वापस आती है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि। आप एक बड़े से रूम में रहिए, छोटे से रूम में रहिए, देखिए आपकी आवाज गूंजने लगती है। किसके कारण? प्रतिध्वनि के कारण। तो स्पष्ट आवाज सुनाई देने के लिए प्रतिध्वनि कम से कम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, अर्थात जिससे वो टकराएगा वह कम से कम कितनी दूर पर होना चाहिए। तो आइए, अब यहां पर जो आपका रहेगा, सबसे पहले किसी चीज को स्पष्ट सुनने के लिए जो समय लगता है वह 1/10 सेकंड लगता है। अब आप बताएंगे दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। समय ये है और ध्वनि की चाल ये है, तो 332 गुणे 1/10। जैसे ही ये मीटर पर सेकंड है, सेकंड सेकंड कैंसिल, आगे दूरी भाग दिए तो कितना आ गया? 33.2 मीटर। थोड़ा होश में रहिएगा, ये आपका जवाब नहीं हुआ, क्योंकि प्रतिध्वनि का मतलब क्या है? प्रतिध्वनि का मतलब क्या हो जाएगा? मक्खी परेशान करते रहिए। वो वीडियो जो आप लोगों को प्रॉब्लम, कैमरे पे जब जस्ट आके बैठ जा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए इधर ध्यान देंगे। तो ये 332 मीटर क्या होगा? 32.2 मीटर आ गया। क्या? जैसे यहाँ से आपने आवाज लगाई, मान लीजिएगा ये आप है और ये माध्यम जहाँ से टकराना है, यहाँ गई फिर वापस आई, गई और वापस आई, टोटल दूरी कितना हो गया? 33.2 मीटर। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गई? तो 2d बराबर इतना, तो d बराबर कितना आ जाएगा? 33/2 भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 16.66 ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हैं? 16.6 क्या मीटर। तो प्रतिध्वनि अर्थात या इको साउंड सुनाई देने के लिए कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? तो 16.6 मीटर की। इससे कम रहेगा तो आवाज सिर्फ गूंजेगी, आपको स्पष्ट सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमारे कर्ण शक्ति, जो हमारी श्रवण शक्ति होती है, वह शब्दों के बीच, वाक्यों के बीच जो अंतराल होना चाहिए वह कम से कम 1/10 सेकंड का होना चाहिए। क्लियर है ना बात? स्पष्ट समझ में आ रही है? चलिए अब यहीं तक रखते हैं, आगे आपको ढेर सारी चीजें दी जाएगी। और आप एक काम जरूर करिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक।